एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपका रेट का जो रीसेंट क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स का, उसका पूरा कवरेज करने वाले हैं। यानी कि हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके कॉमर्स में आए थे। कब आए थे? आपके 16 मार्च 2022 को जो भी क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो रिसर्च के 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रिसर्च का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपका यहाँ से कॉमर्स का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो कॉमर्स का पहला क्वेश्चन है कि प्लानिंग, रेजिंग, यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो आप बिजनेस फाइनेंस जब पढ़ रहे होंगे तो आपने ये स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि ये लिखा रहता है कि जो हमें प्लान करना है, रेज कैसे करना है और यूटिलाइज कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है अपने पैसों को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे हम किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जॉब इवैल्यूएशन इज अ मेथड एसोसिएटेड विद। जॉब इवैल्यूएशन जो आपका मेथड है वो किससे एसोसिएटेड है? तो जॉब इवैल्यूएशन में हम बेसिकली क्या आपका वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, किसी भी पर्सन की वेजेस और सैलरी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। कार्य मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिससे संबंध है, किसका संबंध है? मजदूरी एवं वेतन प्रशासन से संबंध है। तो ये देखिए, ये आपका रियल जो किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया था उसके आपके यहाँ पे आंसर जो रेड से है वो रॉन्ग आंसर है और जो ग्रीन से टिक है इसका मतलब वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स भी उन्होंने क्वेश्चन ID, तो ये रियल आप कह सकते हैं किसी बच्चे का ये आंसर वो है जिसमें उस पर क्वेश्चन और उसके करेक्ट आंसर बताए गए। तो देखिए चूज एन ऑप्शन 1 और मार्क्स भी उसको 3 अलॉट हुए हैं। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, क्लोज इकोनॉमी इज़ वन। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? जो हमारा 99 LPG पॉलिसी 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? वो भी एक क्लोज इकोनॉमी थी। तो क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? ना हम बाहर सामान भेजते हैं, ना हम एक्सपोर्ट करते हैं, ना ही हम इम्पोर्ट करते हैं। जहाँ कोई निर्यात व आयात नहीं होता है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, SDR इज़ द करेंसी ऑफ IMF विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ। तो जो SDR करेंसी है IMF की वो किस फॉर्म में होती है? बेसिकली तो ये एक बुक कीपिंग एंट्री के फॉर्म में ही सिर्फ आपकी होती है। SDR और यहाँ पे IMF की मुद्रा है जो निम्न में से किस रूप में होती है? तो केवल हिसाब किताब के रूप में ही होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, श्रमेय जयता कैंपेन वॉज स्टार्टेड ऑन द बर्थडे ऑफ। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पे आपका श्रमेय जयंता कैंपेन शुरुआत हुई थी किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडाइसेस ऑफ हाई मोरल। तो क्या चीज़ आपकी हाई मोरल को इंडिकेट नहीं करती है? आपका हाई मोरल को क्या इंडिकेट नहीं करता है? ग्रीवियंस। जब आपका मोरल हाई है तो आप शिकायत क्यों करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसीलिए जब आपका मनोबल ऊंचा है, उच्च मनोबल है, तो आप क्यों ग्रीवियंस करोगे? नहीं करोगे। अगर आपका मनोबल उच्च है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहोगे, रिटेंशन होगा, एंथुजियाज्म होगा, टीम में आपकी स्पिरिट दिखाई देगी, बट ग्रीवियंस या शिकायत नहीं होगी। प्रश्न 7 या क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ अ कंट्री राइजेस फास्टर देन इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। किसी भी अगर कंट्री का जो डेप्थ है वो ज़्यादा हायर रेट से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, तो ये क्या होगा? इट इज़ अ केस ऑफ डेप्ट ट्रैप। आप एक ऋण के जाल में, डेप्थ के ट्रैप पे फंस चुके हो, क्योंकि जो आपकी कंट्री का डेप्थ है उससे ज़्यादा तो आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ रही है दिन पर दिन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शेयर प्रीमियम क्या है? अंश ब्याज एक क्या है? एक तरीके का क्या है? ये पंजीगत प्राप्ति है आपकी, कैपिटल रिसिप्ट है आपकी। शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो जो आपको मनी है, ओरिजिन ऑफ मनी को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको करना है। तो मतलब जैसे कि पहले जो हमारा पुराने ज़माने थे तो उसमें पहले कौन सी तरीके की आपकी मनी आई और अब कौन सी तरीके की मनी चल रही है, उसको आपको इस वे में अरेंज करना है। तो पहले देखिए कॉमोडिटी मनी आती थी, हम लोग कोई भी सामान दे देते थे। अब मान लो किसी को जूते की ज़रूरत है और उसके पास जो गेहूँ है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैं उसको, मेरे पास जूते, मैं जूते दे दूँगी और उससे गेहूँ ले लूँगी। तो हम सामान के से वो अभी कभी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि काऊ को एक मानते थे कि ठीक है काऊ से हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो पहले क्या है? कॉमोडिटी मनी आई। पहले हमारा कॉमोडिटी मनी आई, फिर हमारा, तो पहला ये हो जाएगा, पहले कॉमोडिटी मनी आई, तो थर्ड पहले हो जाएगा, फिर हमारी मेटेलिक मनी आई, उसके बाद पेपर मनी आई, और अब देख रहे हैं आप लोग कि अब चेक भी चल रहा है, और अब क्या है ATM कार्ड वगैरह ये भी चल रहे हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डंकल ड्राफ्ट या डंकल प्रपोजल कब डिस्कस हुआ था? तो ये आपका WTO में डिस्कस हुआ था। डंकल प्रस्ताव पर विचार विमर्श कब हुआ था? तो WTO में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स, जब आप विंडो खातों को जब आप विंडो ड्रेसिंग करते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हो ताकि जो आपके इन्वेस्टर है आपकी तरफ अट्रैक्ट आए और आपकी कंपनी में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इन अनएम्प्लॉयमेंट आर नोन एज, जब आपकी रैपिड प्राइस लेवल इंक्रीज होती है और पीरियड कैसा चल रहा होता है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे क्या बोलते हैं? इसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंसर्न विद डिप्लीशन? डिप्लीशन किस चीज़ का होता है? मशीनरी का क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है। लैंड कभी डिप्रिशिएट नहीं करती है, अभी दिख रहे हैं लैंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये अप्रिशिएट हो रही है। गुडविल क्या है? आपकी इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट आपकी डिप्लीट नहीं होती। लेकिन कोल माइन क्या होती है? कोल माइन आपका रिलेटेड है डिप्लीशन से। और गुडविल का क्या होता है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है तो इसका एमोर्टाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आपको मैच करना है। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? एक प्रोपोर्शन ऑफ आपका डिविडेंड क्या है? आपका एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है। डिविडेंड इज योर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। और स्टॉक क्या है आपका? ये पोर्शन ऑफ योर करेंट एसेट है। और फिर आपका रिजर्व क्या है? रिजर्व, व्हाट इज योर रिजर्व? रिजर्व आपका यहाँ पे क्या माना है? इन लोगों ने सरप्लस माना है। और डेप्रिसिएशन को आपको क्या माना है? चार्ज अगेंस्ट आपका प्रॉफिट माना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? CADB। A से C को मैच किया है, B से A को, और C को D से, और D को B से मैच किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अंशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की प्रक्रिया को हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। या आपने आई थिंक आपके क्लास 11th और 12th की बुक होगी बिजनेस स्टडीज़, उसमें ये था कि जब आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं तो उसे डीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है। विच वन इज फोर्थ पार्टी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की फोर्थ पार्टी कौन सी होती है? औद्योगिक संबंधों का चौथा पक्ष कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 है आपका। तो कंज्यूमर है इसका चौथा आपका पक्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय। तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? तो आप कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर आपको ऑपरेटिंग इनकम की जगह अगर आपको दूसरा भी दिया हो, जैसे लाइक परसेंटेज चेंज इन EBIT दिया हो, अगर आपको EBIT दिया हो और सेल अपॉन सेल्स दिया हो, परसेंटेज चेंज इन आपका EBIT भी यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज चेंज इन EBIT भी दिया है ऑपरेटिंग इनकम की जगह और अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल दिया है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? कौन सा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा नहीं है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। ये आपका डेफर्ड आपने पढ़ा होगा ना, वो है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं है आपका। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस साइकिल जनरेट्स कंस्ट्रेंट साइकिल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हिक्स मॉडल। और बाकी सब मॉडल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, अब हो सकता है अगली बार एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्फेसिस एट 3 लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 3 लेवलों पे आपका फोकस करता है। तो क्या है? पहले एक इंडिविजुअल पे, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, और फिर एक सोसाइटी पे फोकस करता है आपका। इन्होंने इसको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी यूजुअली एसेट्स आर शोन इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो हम लोग लिक्विडिटी तरलता के हिसाब से दिखाते हैं आपका बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी के। तो हम एसेट को किस फॉर्म में दिखाते हैं? लिक्विडिटी फॉर्म में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। जब हम किसी भी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करके बेचते हैं, तो दैट इज आपका नोन एज रिटेल मार्केटिंग। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर
23. The scheme of workers' participation in management in India was introduced in the year. तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आपका 1975 में इंट्रोड्यूस हुआ था. 1975 भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की योजना किस वर्ष में हुई थी? तो आपकी 1975 में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बेसिस ऑफ कोलिगियल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज. ये किसका आपका है मॉडल? दैट इज ऑफ पार्टनरशिप. Now we will move on to the question number 25. SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार आर आपका किस रूप से पॉपुलरली जाना जाता है? लोकप्रिय नाम क्या है इसका? पेपर गोल्ड. SDR को हम लोग पेपर गोल्ड भी बोलते हैं. कभी कभी एग्जाम में पेपर कॉइन दे दिया जाता है तो वो सही नहीं होगा, दैट इज पेपर गोल्ड आपका सही होगा. Now we will move on to the next question. Question number 26 is the theory of relative factor endowment is given by. तो फैक्टर एंड एंडाउनमेंट आपकी थ्योरी किसने दी है? हेक्सचर ओहलिन. इस थ्योरी को हेक्सचर ओहलिन थ्योरी नाम से भी जाना जाता है. देखिए इन्होंने नाम में चाह की है, पहले ओहलिन दे दिया फिर हेक्सचर दे दिया, तो ये ध्यान में दीजिएगा आप इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट पर्पस इज प्रोवाइडेड बाय. विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है? तो IBRD के द्वारा दी जाती है. अगर आप इसका फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे ना, इसके फुल फॉर्म में ही अगर आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स व्हील वॉज डेवलप्ड बाय. तो ह्यूमन रिसोर्स व्हील किसने डेवलप की थी? इट वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Now we will move on to the question number 9. Self-employed Women's Association SEWA was established by Ella Bhatt. Ella Bhatt ने इसकी स्थापना की थी. तो आप एक्ट्रेस आलिया भट्ट के नाम से भी इसे मतलब ट्रिक बना के याद कर सकते हैं. सेवा स्कीम. तो आपने अगर अपना कॉमर्स का में एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें ये था आपका कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के बारे में उसमें दिया होगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30. फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज आर इंक्लूडेड इन. जो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज है इसको किस में इंक्लूड करते हैं? हम इसमें राजस्व अपना व्यय में अपना इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. Which of the following is not helpful in reducing resistance to change? तो किस वजह से आपका चेंज नॉट हेल्पफुल मतलब सहायक नहीं है अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज? तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं उस पर्सन से, पार्टिसिपेशन उसका मांग सकते हैं, उसको एजुकेट और कम्युनिकेट करके उसको कह सकते हैं कि वो अपना जो रेजिस्ट मतलब कर रहा है कि वो मैं बदलाव नहीं करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं कर सकता है. लेकिन प्रमोशन से इसका कहीं भी रिलेशन नहीं है. रेजिस्टेंस टू चेंज कब होता है? मान लीजिए जब पहले लोग क्या करते थे, कॉपी रजिस्टर में सब चीज़ मार्क करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो वो लोग रजिस्टर करने लगे, नहीं हम कंप्यूटर पर काम नहीं करेंगे. तो आप उनको प्रमोशन दे दोगे तो आप वो सही हो जाएंगे? जी नहीं, सही नहीं होगा. आपको उनसे एग्रीमेंट करना होगा, उनसे पार्टिसिपेशन मांगनी होगी, आप उनको एजुकेट और कम्युनिकेट करोगे तभी होगा. तो थर्ड आपका प्रमोशन इसका पार्ट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम द लॉन्ग डेवलपमेंट असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय. द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय IBRD. IBRD के बारे में 2 क्वेश्चन आ गए हैं और IBRD को आपके एक और नाम से भी जाना जाता है जो आपको कमेंट में बताना है. और वो मैं समझ जाऊंगी कि किस बच्चे ने पूरा अपना मेरा सेशन देखा है और अच्छे से तैयारी की है. जो कमेंट में आंसर देगा उसी से मैं पहचान पाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू ब्रॉडन द टैक्स बेस. किससे आप टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं कर सकते? देखो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, वैल्यू एडेड टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सब में टैक्स 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 आ रहे हैं. तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जीरो बेस्ड बजटिंग इसका पार्ट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कैरियर डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कॉल्ड फॉर कन्वेइंग ऑफ. तो जो कैरियर डिक्लेरेशन था डेवलपिंग कंट्री, इसमें क्या ट्रिक है याद करने की? डेवलपिंग कंट्री से कौन सा रिलेटेड है आपका? अंकटाड रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा अंकटाड. इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा. सो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, इफ़ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग. तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो इन्होंने इनका करेक्ट ऑप्शन बताया है 10.38% पर एनम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन. तो कौन सा प्रमोशन का तरीका नहीं है?
तो अगर मुझे अपने सामान की प्रमोशन करनी है तो मैं उसका प्रचार करूँगी, विज्ञापन करूँगी और डोनेशन नहीं करूँगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोनेशन करके थोड़ी हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार वगैरह चाहे करते हैं, पर प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करूँगी? एडवर्टीजमेंट करूँगी, पब्लिसिटी करूँगी, फ्री सैम्पल्स बांटूंगी, लेकिन डोनेशन से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर अंडर डिविडेंड प्राइस मेथड इज कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है अंडर डिविडेंड प्राइस मेथड आप कैसे करते हो? K इक्वल्स टू D/P0 से आप कैलकुलेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू इंट्रोड्यूस एडिशनल आइटम इन अ गिवन कैटेगरी अंडर द सेम ब्रांड नेम। तो एक सक्सेसफुल ब्रांड के अंदर आप एक एडिशनल आइटम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो गिवन कैटेगरी में, ठीक है। जैसे आपने कोई उसका फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई कलर में चेंज करके इंट्रोड्यूस किया, एडेड इंग्रेडिएंट और पैकेज साइज इज कॉल्ड एज, तो लाइन एक्सटेंशन। कहीं ना कहीं आप अपनी जो ये लाइन है प्रोडक्ट की उसको एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट अकर्स व्हेन मार्केटियर फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इसे क्या कहते हैं? जब कस्टमर आप पे फोकस नहीं करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बस सोचता रहता है, दैट इज मार्केटिंग मायोपिया। और ये टर्म किसने दी थी? थ्योरोडाइन लेविट ने ये टर्म दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, डैश हेल्प इन प्लेसिंग अ प्रॉपर पर्सन इन प्रॉपर जॉब। तो क्या बोलते हैं हम? तो जॉब एनालिसिस हेल्प प्लेसिंग अ पर्सन एट अ प्रॉपर जॉब। तो जॉब एनालिसिस होगा, कार्य विश्लेषण इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेली मार्केटिंग। जो टेली मार्केटिंग है ये आपका किसका पार्ट है? डायरेक्ट मार्केटिंग का आपका पार्ट है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है? डायरेक्टली आपको ईमेल भेजेंगे, वो डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे, तो ये सब आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आप सब लोगों को नहीं एडवर्टीजमेंट करके सुना रहे हो, जिसको आपको लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, उससे आप सीधे बात करोगे, डायरेक्टली उसको ईमेल भेजोगे या कॉल करोगे, ऐसे भी और तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है हमारा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन में लाइन एंड स्टाफ भी दे देंगे, लेकिन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, जस्टिस इन टैक्सेशन इज बेस्ट एंश्योर्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो जस्टिस ऑफ टैक्स आप टैक्सेशन में कैसे कर सकते हैं? जब को इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस के हिसाब से आप वो जस्टिस कर सकते हो, समान सीमांत त्याग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, डैश रिस्क कुड बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। आप किस रिस्क मतलब कैसे रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो? तो मैनेजमेंट रिस्क कुड बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगा, ऑल ऑफ द थ्री नहीं होगा, मार्केट भी नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, द प्राइस सेटिंग मेथड विच मोस्ट क्लोजली कॉरस्पॉन्ड टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। ठीक है, प्राइस सेटिंग एक मेथड है जहाँ पे आपका मेनली हम किसी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कर रहे हैं। तो मतलब किसी भी प्रोडक्ट के, एप्पल का प्रोडक्ट आप खरीदते हो, महंगा होता है, तब भी आप खरीदते हो क्योंकि आपके दिमाग में एक उसकी इमेज बन चुकी है कि हाँ, तभी भी इसलिए आप परसीव वैल्यू प्राइसिंग के हिसाब से उसकी महंगी प्राइस देने को तैयार भी हो जाते हो। तो ये उन्होंने आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऐसी की है आपके दिमाग में कि आप महंगा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 46, डैश मेजर हाउ एफिशिएंटली द एसेट आर यूटिलाइज एम्प्लॉयड बाय अ बिजनेस फर्म। तब कैसे ये जान पाओगे कि आपका एसेट यूटिलाइज हुआ है प्रॉपर्ली? थ्रू एक्टिविटी रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, डैश एक्सप्लेन इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ चॉइस अमंग डिफरेंट बिहेवियर। तो गोल सेटिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है आपकी इंटरनल प्रोसेस ऑफ चॉइस अमंग डिफरेंट बिहेवियर्स। तो इसका होगा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ। जॉब आइडेंटिफिकेशन आपका किसका कंपोनेंट है? ये जॉब डिजाइन का कंपोनेंट है आपका। देखिए यहाँ पे दिया है, सी आपका करेंसी विद पब्लिक है, डी आपका डिमांड डिपॉजिट है, टी आपका टाइम डिपॉजिट है, और आर आपका कैश बैलेंस विद द कमर्शियल बैंक्स है। तो हाई पावर्ड मनी क्या होगा? उसको सी प्लस आर बोलेंगे। इसका मतलब करेंसी विद द पब्लिक प्लस आपका क्या है, कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक, उसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, अ पोर्टफोलियो कंप्राइजेज टू सिक्योरिटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपका ये दे रखा है,
आपको 2 सिक्योरिटीज़ बताइए, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न ये दे रखे हैं, आपको डिटरमाइन करना है द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर इन्होंने बोला है 14.4%। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो इसका सॉल्यूशन मैं आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर कमेंट में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड किस पे करते हैं हम लोग, पेड अप कैपिटल पे करते हैं डिविडेंड, पेड अप कैपिटल पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हैज़ डिमांड कर्व एज किंग डिमांड कर्व, ये तो बहुत ही आसान है, आपने 11th-12th में अपने पढ़ाई होगा, ओलिगोपोली है आपका, अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पे निकालना है। तो इक्विटी शेयर का आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि गड़बड़ है, ये ज़्यादा कुछ वैल्यू इसमें मुझे लग रहा है 0 ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी 7 डिजिट्स होने चाहिए। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे लगता है क्वेश्चन में गड़बड़ी है। और फिर सिंपली आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला लगाना होगा। तो 17.28% यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, अंडर नेट इनकम अप्रोच वैल्यू ऑफ फॉर्म वी इज एज सर्टेन एज फॉलो। तो आप वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकालते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, दोनों का ऐड कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकल जाएगी। ब्लैक बॉक्स जो आपका है ये किससे रिलेट करता है, तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है कि ब्लैक बॉक्स जो कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है वो हम नहीं पता कर सकते, वो ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए, तो वो क्या है कंज्यूमर का बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, डैश इज नॉट पिटफॉल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फॉर्मल प्रोसेस इज नॉट द पिटफॉल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हेलो इफेक्ट हो जाता है, रेटर्स इफेक्ट हो जाता है, हॉर्न इफेक्ट हो जाता है, ये सब होते हैं, लेकिन आपका फॉर्मल प्रोसेस कोई आपका पिटफॉल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इफ सेल्स इज 10 आपका है 10 लाख, सेल्स रिटर्न 50,000 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 2 लाख है, तो इनकम टैक्स आपका 40% है, तो नेट प्रॉफिट आपको रेशियो निकालना है, तो 12.63% आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हाट हैपन्स इफ द मनी सप्लाई डबल्ड। अगर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के हिसाब से अगर क्या होगा जब आप मनी सप्लाई डबल कर दोगे तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। Question number 60 and I think this is the last question. The difference between total public revenue and total public expenditure in a particular year is termed as revenue deficit. तो डिफरेंस बिटवीन टोटल पब्लिक आपका दिया हुआ है, टोटल पब्लिक रेवेन्यू एंड टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं रिसर्च के भी ऐसे ही 40 क्वेश्चंस आपके कवर करूँ एक वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएगी तो जल्द से जल्द मैं रिसर्च के जो आपका है पूरे सारे क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।